नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इंडियन मैप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इंडियन मैप पढ़ते पढ़ते आपके ज्योग्राफी का 60 to 70% क्लियर हो जाएगा। मतलब ज्योग्राफी का 60-70% आपका मैप से ही क्लियर हो जाएगा और मैप बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैप पढ़ने के लिए आपको इस तरह की एक बुक लेनी होगी। अगर आपके आसपास के किसी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस का बुक आता है मैप का। ये बहुत शानदार बुक है। आप अगर इसे परचेज़ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। 150 या पौने 200 रुपये के करीब आएगी। और बाकी मैं मैप के थ्रू आपको बताते चलूँगा कि कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, और आपको नक्शे के थ्रू भी मैं बताते जाऊँगा कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे है भारत के नक्शे पे। हम शुरुआत पहले इंडियन मैप से करेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड मैप पे जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैप पढ़ने से पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन कौन सा होता है। तो डायरेक्शन के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपका ईस्ट होता है, ईस्ट यानी पूर्व। ये वाला हिस्सा आपका वेस्ट होता है यानी पश्चिम। ये नॉर्थ यानी उत्तर, और ये साउथ यानी दक्षिण। मैप में सबसे ज़्यादा नॉर्थ और साउथ को ही मान्यता दी गई है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से ही सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं। तो नॉर्थ साउथ से ही मैप में भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है। बाकी ये दिशाएं भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। इसको आप पूर्वोत्तर नहीं करेंगे। ज्योग्राफी के हिसाब से हम नॉर्थ या साउथ को पहले मान्यता दे जाएंगे, इसलिए इसको उत्तर पूर्व कहा जाएगा। उत्तर पूर्व, पूर्व। इसको भी दोस्तों यहाँ सही कर लीजिएगा, पूर्व। और ये वाला हिस्सा उत्तर पश्चिम, और ये वाला हिस्सा दक्षिण पश्चिम, और ये वाला हिस्सा दक्षिण पूर्व। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। चलिए, अब डायरेक्शन जब भी पूछा जाएगा तो आपको किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करना होगा। जैसे कि अगर पूछा जाए कि कश्मीर किधर है, किस डायरेक्शन में, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि कश्मीर नॉर्थ में है। आपको पूछना होगा, यदि आपसे कोई पूछता है कि कश्मीर किस डायरेक्शन में है, तो आपको उससे पहले ये पूछना होगा कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, या चीन से, या पाकिस्तान से। आपको कंपेयर करके ही बताना होगा। तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर है। चाइना इंडिया के इस तरफ है, तो चाइना के पश्चिम में जम्मू है। अफ़गानिस्तान के पूरब में है, पाकिस्तान के उत्तर पूर्व में है। तो आपको कंपेयर करना होगा कि डायरेक्शन अगर पता करनी है तो किसके हिसाब से आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक मैप लगा लेता हूँ मैं। जैसे कि नक्शा देख रहे होंगे आप, ये भारत का नक्शा है। इसमें यहाँ से भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भारत को कितने बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और इस कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं, 8 राज्य। क्या आप लोग 8 राज्यों के नाम बता सकते हैं?
मुझे पता है आपको सबको याद होगा, एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो मित्र पर गमछा झाड़ जो ट्रिक है उससे आपके 8 राज्य आ जाते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल। तो मित्र पर गमछा झाड़ इसका एक ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक वहाँ पे फेल हो जाती है। यूपीएससी एक बार पूछ दिया था कि आप पश्चिम से क्रम में सजाइए, तो अगर पश्चिम से उसका क्रम देखेंगे तो आप गड़बड़ा जाइएगा, तब मित्र पर गमछा झाड़ फेल हो जाएगा। तो हम पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। तो ये हिस्सा जो है, ये देखिए, ये हिस्सा गुजरात है। तो पश्चिम से सबसे पहले गुजरात के बाद ये थोड़ा सा हिस्सा कर्क रेखा में राजस्थान का आता है, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से ही कटा है क्या, छत्तीसगढ़, और बिहार से क्या कटा हुआ है, झारखंड। और इसके बाद पश्चिम बंगाल, इधर त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो हो गए 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पे ये छोटा सा राजस्थान है, बस इतना ही हिस्सा राजस्थान का आता है थोड़ा सा। तो पश्चिम से कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यूपीएससी में पूछा गया था कि आप पश्चिम से बताइए, और जिन्होंने मित्र पर गमछा झाड़ याद कर रखा है तो उस वहाँ ये ट्रिक सारी की सारी क्या हो जाती है, फेल हो जाएगी। तो अब आपको कैसे याद रखना है, पश्चिम से याद रखना है। कैसे, सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से क्या कटा है, छत्तीसगढ़। बिहार से क्या कटा है, झारखंड। कटे हुए दोनों राज्य देखिए, पहले ऐसे याद कीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से क्या कटा, छत्तीसगढ़। और उधर बिहार से क्या कटा, दोनों कटे हुए हैं जो बिहार से झारखंड, दोनों कटे हुए साथ में आ गए। और झारखंड से के साथ सटा हुआ क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य हो गए। अब आप लोग देखिए, पूरब से भी बता सकते हैं कि पूरब से कौन कौन सा है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो नक्शे का दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि आपको याद होते चला जाएगा। अब एक बार ट्राई करके देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बीच में से शहरों के नाम लीजिए, जो भी कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, एक बार लेके देखिए। देखिए आपसे गड़बड़ा रहा होगा। क्यों गड़बड़ा रहा होगा, क्योंकि अब आपको एक नक्शे की आदत पड़ेगी। धीरे धीरे आपको नक्शे की आदत पड़ेगी, और नक्शा का ऐसा आदत हो जाएगा आपको कि आप सिर्फ नक्शे से ही सब कुछ देखना चाहेंगे। नक्शे के ही थ्रू हम लोग सारी चीज़ें याद करेंगे। तो मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, और उन 22 भाषाओं को हम लोग नक्शे के हिसाब से पढ़ेंगे। और वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, हो गई कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, और क्या कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषाएं हैं, और ये आपको भी याद होंगी दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आज याद करते हैं। कैसे याद करेंगे, ये देखिए, ये वाला हिस्सा कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपको क्या कौन सी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी और सिंधी। तो यहाँ कौन कौन सी होगी, कश्मीरी और सिंधी। उसके बाद नीचे आइए, पंजाब में पंजाबी, ये हिस्सा हो गया आपका पंजाब, पंजाब में पंजाबी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में क्या क्या बोली जाती है, हिंदी। कौन सी भाषा, हिंदी। और इधर आपका पश्चिम बंगाल, हिंदी, बंगाली। कौन कौन सी होगी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली। कौन कौन सी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली। बंगाली के बाद इधर आ जाइए, असामी, असामी के बाद उड़िया।
असामी के बाद उड़िया। तो कौन कौन से हो गए? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया। कौन कौन सी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया। उसके बाद यहाँ से गुजरात में गुजराती, ये रहा गुजरात आपका, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और कर्नाटक में कन्नड़। तो ये तीनों एक साथ, गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़। इधर आ जाइए, ये उड़िया हो गया था उड़ीसा में। उसके बाद इधर आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम। तो इधर 3 गुजराती, मराठी, कन्नड़, इधर तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम। और हम लोगों की हिंदू और मुस्लिम की अपनी 2 भाषाएं कौन कौन सी? उर्दू, संस्कृत। कौन सी? उर्दू और संस्कृत। उसके बाद आपकी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। वैसे इन 3 भाषाओं के आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। नेपाली मणि को ला, नेपाली मणि को ला, लेकिन इसकी ट्रिक याद करने की जरूरत ही क्या है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, ये 22 भाषाएं। यहाँ से आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे कौन सी होगी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असामी, बंगाली, असामी, उड़िया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया। इधर आइए, गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़। इधर तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल और कौन सी? मलयालम। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम की कौन सी? उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 22 भाषाएं हैं। और इन 22 भाषाओं को अब आप मुझे नहीं लगता कि आपको अब याद करने की ज़रूरत होगी, आपको याद हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब हम लोग इंडिया के मैप पे आते हैं। हम लोग इंडिया के मैप से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। अब कश्मीर के बारे में दोस्तों क्या कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना है ऋषि कश्यप ने की थी। जम्मू कश्मीर की स्थापना किसने की थी? ऋषि कश्यप ने की थी। ये पौराणिक बातें हैं। अब हम इसके निकट भविष्य के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहले पुष्तम दुरानियों का शासन था। किसका शासन था? पुष्तम दुरानियों। जम्मू कश्मीर की स्थापना किसने की? ऋषि कश्यप ने। और ये पौराणिक बातें हैं, लेकिन अगर हम उसके निकट भविष्य के बारे में जानेंगे तो इस पे सबसे पहले शासन किसका हुआ करता था? पुष्तम दुरानियों का। पुष्तम दुरानियों को हराकर सिख आए और सिख के बाद आपके अंग्रेज आए। सिख के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। लेकिन कश्मीर में क्या था कि बहुत ठंड होती थी। कश्मीर में क्या था? बहुत ठंड थी, जिसके कारण वहाँ पे इन लोगों का ना तो कामगार मिल रहे थे काम करने वाले। तो इन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर को हरी सिंह को 25,000 रुपये में बेच दिया। हरी सिंह का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? शेख अब्दुल्ला। हरी सिंह का प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। और जो शेख अब्दुल्ला था वो बहुत होशियार था। अब जब भारत जिस टाइम पे आज़ाद हुआ तो हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अपने हिसाब से देख लो क्या करना है, कैसे करना है। तो शेख अब्दुल्ला जी उस टाइम नेहरू जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें कश्मीर अलग से चाहिए, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे जिसमें हमारा अनुच्छेद अलग होना चाहिए, हमारा संविधान अलग होना चाहिए और इस संविधान में भारत सरकार का कोई भी हस्तक्षेप
नहीं होना चाहिए और सारा का सारा अधिकार जो है किसके पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। भारत सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और उसी समय से अनुच्छेद 370 बन के रेडी हो गया था। पाकिस्तान ने क्या सोचा कि क्यों ना इस बीच कश्मीर को हड़प लिया जाए। उन्होंने क्या किया, कश्मीर पर कब्जा कर लिया। कश्मीर पर उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। कश्मीर का ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका 30% हिस्सा, ये जो 30% हिस्सा है ये क्या है, पीओके। 30% हिस्सा ये वाला जो है कश्मीर का ये वाला हिस्सा, ये आपका ऊपर कश्मीर, ये जम्मू, इधर ये हो गया आपका अक्साई चीन। ये अक्साई चीन जो है ये 10% चीनियों ने हथिया लिया। 30% किसने हथिया लिया, पाकिस्तानियों ने। तो 30 और 10 40%। 40% क्या हुआ, और हमारे पास कितना है 60%। 1948 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। अब वो तब से कहता आ रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को पूरा लेके रहेंगे, और भारत कहता है कि जितना तुमने ले रखा है हम उसको लेके रहेंगे। मतलब इसी बीच क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला आए, उन्होंने कहा कश्मीर स्वतंत्र रहेगा और हम उसके प्रधानमंत्री रहेंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि शेख अब्दुल्ला को वहाँ के लोगों ने भी पसंद किया, वहाँ के लोगों ने पसंद किया। जो कश्मीर के लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, वो ना तो पाकिस्तान को पसंद करते हैं ना ही इंडिया को पसंद करते हैं। बस मीडिया ने इस तरह के फैला रखा है कि कश्मीरी लोग किसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान को। वो किसी को भी पसंद नहीं करते, ना ही वो पाकिस्तानी को पसंद करते हैं कश्मीरी लोग, और ना ही किसको, हिंदुस्तानी को पसंद करते हैं। वो अपना एक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ाद। ये 1948 में तो 30% पाकिस्तान ने हड़प लिया, 10% चीनियों ने। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, बाईं ओर आपका हो गया जम्मू और दाईं ओर आपका हो गया लद्दाख। ऊपरी हिस्सा कश्मीर, ये हिस्सा जम्मू और ये हिस्सा लद्दाख का हो गया। 1962 में 10% कब्जा कर लिया था अक्साई चीन ने। अब ये वाला जो भाग बच गया ये है सियाचिन। ये कौन सा भाग है, सियाचिन। अब सियाचिन पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मतलब सबसे जो ऊंचा क्षेत्र है युद्ध का, विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र युद्ध का कौन सा है, सियाचिन। और सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन है। युद्ध लोगों के साथ पाकिस्तान दगा किस समय किया, देखिए 1984 में। तो सियाचिन पे हम दोनों का समझौता हुआ। क्या समझौता क्या हुआ कि ठंड के दिनों में हम दोनों नीचे उतर जाएंगे। तो हम लोग जब नीचे उतरने लग गए तो उसके साथ ही साथ क्या हुआ, पाकिस्तान दोबारा चढ़ गया। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसी, उन्होंने सूचना दी कि जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने सियाचिन पे कब्जा कर लिया है। तो अब करें तो करें क्या। तो उस समय पे हम लोगों के पास ठंड के कपड़े नहीं होते थे, और उस समय सिर्फ एक ही देश था जो ठंड से बचने के लिए कपड़े बनाता था, वो था नॉर्वे। नॉर्वे यूरोप की कंट्री है, नॉर्वे, जो कपड़े बनाता था। तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कुछ अधिकारियों को भेजा, जाइए नॉर्वे और कपड़ों का ऑर्डर दीजिए और जल्द से जल्द क्या कीजिए, उसको मंगाइए कपड़ों को। तो जब अधिकारी वहाँ पे गए नॉर्वे से कि हमें ऑर्डर देना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जितने कपड़ों का ऑर्डर देना है दीजिए, लेकिन हम इसको आपको अगले साल ही प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का हज़ार कपड़ों का ऑर्डर है और वो 1000 कपड़े हमको पहले जिन्होंने ऑर्डर दिया उसको देना है। तो उन अधिकारी ने पूछा ये 1000 कपड़ों का ऑर्डर किसने दिया है, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान ने। अब तो उनके होश ही उड़ गए कि ये क्या, पाकिस्तानियों ने ऑर्डर दे रखा है, तो अब करें तो करें क्या। अधिकारी वापस आए, उन्होंने बताया इंदिरा गांधी जी को कि ऐसे ऐसे बात है। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, आर्मी से कहा कि हम पूरी छूट देते हैं आपको, जो करना है आप लोग कीजिए। हमारे सैनिक वो कहाँ डरने वाले, उनके पास एक करो या मरो की डिसीजन लिया उन्होंने। ठीक है, या तो सियाचिन को आज़ाद करवाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो वो एक टीम बनाई गई और उस टीम में 30 सदस्य थे, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन मेघदूत।
ऑपरेशन मेघदूत के तहत 30 जवानों को सियाचिन पर भेजा गया। और सियाचिन पे जब जा रहे थे तो जाते समय ऑक्सीजन की कमी के कारण एक जवान की डेथ हो गई। अब बचे कितने? 29। जब वो ऊपर पहुँचे तो उन्होंने अपना कैंप लगाया और एक जवान को तैनात कर दिया रात के समय कि ड्यूटी आप पहरा दीजिएगा। एक को ड्यूटी पे लगा दिया और अपना कैंप वैम्प लगा के सारे सो गए। और वो तो बर्फीला क्षेत्र था, पाकिस्तानी अपना आराम से उन बर्फ़ों में छुपे हुए थे, पता ही नहीं चल रहा था। अचानक से पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। पाकिस्तानियों ने हमला किया, धड़ाधड़ गोलियां चलाने लग गया। तो जिसकी ड्यूटी लगी थी उसका नाम था चुनमुन पांडे। क्या नाम था? चुनमुन पांडे। जब पाकिस्तानियों ने गोली चलाई तो उसकी एक गोली सीधे माथे पे आके लगी और वो डेथ कर गए। लेकिन जब वो मर रहे थे तो जो उनके हाथ में जो हथियार था, उस हथियार मरते समय भी उन्होंने वो ट्रिगर दबाया, जिसके कारण मरते मरते गोलियां इधर चलने लग गई। और उन गोलियों की आवाज़ से बाकी जितने सैनिक थे वो उठ गए। और उठने के बाद जब हमारे सैनिकों ने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, उनके 200 सैनिकों को मार गिराया। 200 पाकिस्तानी सैनिकों को हमारे मात्र 28 सैनिकों ने मार के गिरा दिया था। और मारने के बाद उन्हें उन्हीं के ज़मीन पर, वहाँ पे जो बर्फीली ज़मीन थी उसके अंदर दफना दिया गया। दफनाने के बाद जब सुबह हुई तो सुबह पाकिस्तान का एक जहाज़ आया। पाकिस्तान का जहाज़ आया और देखिए हमारी सेना में क्या खास बात है, हमारे देश की एक अच्छी खास बात है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सेना में भी सभी धर्म के लोग हैं। तो सेना में भी हिंदू भी थे, मुस्लिम थे। तो जो मुस्लिम सैनिक थे वो सुबह सुबह नमाज पढ़ रहे थे। उसी टाइम पाकिस्तान से जहाज़ आया और जहाज़ जो कपड़े ऑर्डर किए थे, 1000 कपड़ों का जो ऑर्डर दिया था पाकिस्तान ने, उसमें से 600 कपड़ों के ऑर्डर को पूरा कर दिया था नॉर्वे ने। तो नॉर्वे ने वो 600 कपड़े भेजे थे और पाकिस्तानी जहाज़ आया था। और वहाँ पे उस मुस्लिम को नमाज करते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा ये हमारे ही साथी। उन्होंने 600 के 600 जो कपड़े आए थे वो गिरा दिए। तो 200 जो सैनिक मारे थे वो कपड़े हो गए और हमारे पास जो 600 उन्होंने गिराया वो कपड़े हो गए। तो इस तरीके से हमने 1984 में क्या किया, सियाचिन से पाकिस्तान को मार गिराया, भगा दिया। पाकिस्तान पगला गया कि ये क्या हो गया, सियाचिन में हमारे 200 सैनिक मारे गए। अब सैनिक जो पाकिस्तान के थे वो कांपने लग गए। तो इस तरह से 1984 में सियाचिन से हमने किसको भगा दिया, पाकिस्तान को भगा दिया। लेकिन 1999 में फिर उन्होंने कारगिल पे हमला कर दिया। 99 में क्या किया, कारगिल पे हमला किया। और कारगिल पे भी सेम उसी तरीके से हमला किया जिस तरीके से सियाचिन को हथियाया था उन्होंने। जिस तरीके से सियाचिन को हथियाया था सेम उसी तरीके से कारगिल पे भी उन्होंने हमला किया। और कारगिल की लोकेशन ऐसी थी कि वो ऊंचाई पे था। तो हमारे जो भारतीय सैनिक थे अगर वो नीचे से ऊपर जाते भी थे तो वो ऊपर से धड़ाधड़ गोलियां चला देते थे, जिसके कारण हमारे बहुत से सारे सैनिक मारे गए। और उन्हीं सैनिकों में वो पूरा बिहार रेजिमेंट, जो दानापुर रेजिमेंट है बिहार का, वो पूरा का पूरा दानापुर रेजिमेंट साफ हो गया। और उन्हीं की याद में पटना में कारगिल चौक बनाया गया है। जितने भी सैनिक जो दानापुर के रेजिमेंट के सारे सैनिक मारे गए थे। अब करे तो करे क्या, उस समय हमारा साथ सिर्फ एक देश ने दिया था और वो है इजराइल। इजराइल ने एक ऐसी मिसाइल हमें दी जो इंफ्रारेड किरणों को मतलब पकड़ती थी, फॉलो करती थी और साथ ही साथ गोलियों की आवाज़ को भी फॉलो करती थी। तो जब पाकिस्तानी गोली चलाते थे तो वो मिसाइल उनकी ही आवाज़ को सुनते, उनका फॉलो करते हुए उनको मार गिराता था। तो इस तरह से हम लोगों ने 1999 में भी कारगिल से मार के भगाया था किसे, पाकिस्तानियों को। और वो पाकिस्तान कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे। तो सूअर चाहे झुंड में आए चाहे अकेले आए, वो शेर का सामना कभी नहीं कर सकते हैं। तो और वो बोलते हैं हम कश्मीर लेंगे। अरे पीओके भी हम लेके रहेंगे। 370 तो अभी एक झांकी है, पीओके और अक्साई चीन अभी बाकी है। और इसको हम क्या करेंगे, लेके रहेंगे और बिल्कुल लेंगे। देखते रहिए आगे क्या होता है। ये दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर हम जम्मू कश्मीर के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसी तरह हमारे चैनल पे आते रहिए। आपका करीबन मेरे ख्याल से अगर कंटिन्यू वीडियो मैं डालता रहूँगा, आपका 1 महीने या 1.5 महीने में इंडिया मैप समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।